हेलो फ्रेंड्स, ई कंटेंट क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं विशाल काटिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज जुनियारा। आज हम जिस वीडियो पर चर्चा करेंगे उस वीडियो का जो शीर्षक है वो शीर्षक है प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत जो मौर्य साम्राज्य था और मौर्य साम्राज्य के जो कौन कौन से शासक हुए, उनके द्वारा किस प्रकार प्रशासन किया गया, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास में जो मौर्य काल है वो मौर्य काल भारत का एक ऐसा राजवंश है जिसके संबंध में हमें कई सारे प्रमाण जो इतिहास को परखने का मापदंड है या मापक है, वो तीनों प्रकार के प्रमाण हमें इस काल के विशेष में मिलते हैं। पुरातात्विक अवशेष भी प्राप्त होते हैं, साहित्यिक अवशेष भी हमें प्राप्त होते हैं और तत्कालीन समय में जो प्राचीन भारत में जिन विदेशी यात्रियों ने भारत में यात्रा की, उनके वृत्तांत भी हमें इस काल के संदर्भ में प्राप्त होते हैं। तो अगर इतिहास की हम बात करें, एक व्यवस्थित इतिहास का क्रम प्राचीन भारत के संदर्भ में जो प्रारंभ होता है वो मौर्य काल से ही हम इतिहास को एक ऐसे धारा में प्रवाहित होता देखते हैं जहाँ पर तर्क, जहाँ पर जो तत्कालीन समय के जो संसाधन है, चाहे वो पुरातात्विक रूप में हो, चाहे वो साहित्यिक रूप में हो, चाहे वो विदेशी यात्रियों के वृत्तांत के रूप में हो, तो इस प्राचीन राजवंश के संदर्भ में जो हमें सामग्रियां प्राप्त होती है, जो इतिहास को व्यवस्थितता देती है और भारतीय इतिहास का भी हमें ज्ञान प्रदान कराती है। आइए बात करते हैं हम मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो संस्थापक मौर्य थे और मौर्यों ने इस मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की, कब ये भारत में स्थापित रहा और इसके कौन कौन से शासक थे जिन्होंने कालांतर में आगे शासन किया, किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी, क्या प्रचलित उस समय धर्म था और जो केंद्रीय प्रशासन था, ग्रामीण प्रशासन था, नगर का प्रशासन था, ये किस प्रकार से बटा हुआ था। तो मौर्यों के विषय में सबसे पहले जो पाश्चात्य इतिहासकार स्पूनर का जो मानना है कि मौर्य जो जाति थी वो मौर्य पारसिक थे, क्योंकि अनेक जो मौर्यकालीन प्रथाएं हैं वो पारसिक प्रथाओं से मिलती जुलती है। यह पारसिक होने का जो सिद्धांत जो स्पूनर ने दिया है वो मौर्यों को पारसिक जाति का बतलाते हैं। ब्राह्मण साहित्य की अगर हम बात करें तो जो प्राचीन भारत के पुराण हैं, जहाँ से हमें मौर्य काल के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त होती है, उनमें विष्णु पुराण, मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर, बृहत कथा मंजरी के अनुसार, यानी इन ग्रंथों ने मौर्यों को शूद्र जाति का माना है। जो तत्कालीन समय जो बौद्ध धर्म की जो परंपराएं थी, उन परंपराओं ने या उन ग्रंथों ने मौर्यों को क्षत्रिय वंश का बतलाया है तथा इनको गोरखपुर जो क्षेत्र है वहाँ का इनको निवासी बतलाया है। ग्रीक लेखक जस्टिन तथा जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, इस संस्थापक को निम्न जाति का बताया गया है। महावंश की टीका के अनुसार, जो बौद्ध टीका है उसके अनुसार उसे क्षत्रिय माना गया है और चाणक्य का जो अर्थशास्त्र था, उस अर्थशास्त्र में जो विवरण मौर्यों के विषय में दिया गया है, चाणक्य के अर्थशास्त्र में एक स्थान पर लिखा है कि वह स्वयं एक शूद्र नंदवंश का विनाश करना चाहता था, अतः वह स्वयं एक शूद्र को शासक नहीं बना सकता था, अतः मौर्य नामक क्षत्रिय कुल मूल का उसको माना गया है। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी भी कौटिल्य के इसी तर्क को, इसी मत को प्राथमिकता देते हैं। इस प्रकार जो मौर्य थे, मौर्य लोग जाति के थे, उनकी जाति, उनके
लेकर कई प्रकार के जो सिद्धांत है वो सिद्धांत प्रचलित हैं। मौर्य वंश के जो इतिहास है उस इतिहास को जानने के क्या प्रमुख स्रोत है जहाँ से हमें मौर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहला जो स्रोत है कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र, अर्थात भारतीय राजनीति का ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ से हमें मौर्य वंश के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस था उससे भी हमें मौर्य वंश के इतिहास को जानने में जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा जो सोर्स है वो है तात्कालीन समय के जो अभिलेख थे, उन अभिलेखों से हमें मौर्य वंश के जो वंशावली है, जो शासक थे, उनके विषय में हमें विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। चौथा जो सोर्स है वो मौर्य काल को जानने का वो है ब्राह्मण साहित्य, अर्थात तात्कालीन समय की जो ब्राह्मण रचनाएं थी उसमें मौर्य वंश के इतिहास और मौर्य वंश के शासकों के बारे में, तात्कालीन अवस्थाओं के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगला जो सोर्स है जो मौर्य वंश के इतिहास को जानने में हमारी मदद करता है वो है जैन साहित्य। आप सभी जानते हैं कि जैन साहित्य से संबंधित जो ग्रंथ हैं वो हमारे यहाँ पर भारत में विभिन्न भाषाओं में लिखे गए। उनमें भी हम जो मौर्य वंश है उस मौर्य वंश के विषय में हमें कई प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती है। इसके अलावा जो बौद्ध धर्म का जो साहित्य सृजित यहाँ पर किया गया, उस बौद्ध साहित्य में भी मौर्य वंश के इतिहास के विषय में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ हमें प्राप्त हो पाती है। इसके अलावा जो तात्कालीन समय के जो स्थापत्य कला के नमूने थे, उन नमूनों पर जो पुरातात्विक रूप में हमें मौर्य वंश के इतिहास को जानने में हमारी मदद करते हैं, सहायता करते हैं, ये कला के अवशेष भी, चूंकि इस समय जो निर्माण हुआ, मंदिरों का हुआ, स्तूपों का हुआ, चैत्यों का हुआ, विहारों का हुआ, गुंबदों का हुआ, इनमें जो तात्कालीन समय की जो प्रचलित शैलियाँ थी, जो स्थापत्य कला की शैलियाँ थी, उनसे हमें विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती है। चूँकि इन शैलियों में ही इन पुरातात्विक अवशेषों को अलंकृत किया गया, साथ ही तात्कालीन समय के जो विभिन्न धर्म प्रचलित थे उन धर्मों से संबंधित जो लेख हैं वो लेख भी हमें तात्कालीन समय की अवस्था के बारे में जानकारी प्रदान करवाते हैं। इसके अतिरिक्त मौर्य काल के अंदर जो यूनानी यात्रियों के जो वृत्तांत थे, उन वृत्तांतों से भी हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है। मौर्य काल में जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है एक विदेशी यात्रियों के वृत्तांत के रूप में, तो वो मैगस्थनीज की जो इंडिका है, उस इंडिका से हमें तात्कालीन समय के विषय में विशद जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार मौर्य साम्राज्य जो एक समृद्ध साम्राज्य था, इस प्राचीन वंश के विषय में, इस साम्राज्य के विषय में हमें भारतीय इतिहास के संदर्भ में या प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में विविध प्रकार के स्रोत हमारे इस काल की जानकारियां अवगत कराते हैं। तो ये सभी सोर्स जिनका मैंने जिक्र किया है, ये सब मौर्य वंश के इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत है। मौर्य वंश की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई और इस संस्थापक को जो भारतीय इतिहास में ये पहला महान सम्राट था जिसने एक समृद्ध साम्राज्य को स्थापित किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य अर्थात विष्णुगुप्त अर्थात कौटिल्य की सहायता से नंद वंश का विनाश कर और इस साम्राज्य को स्थापित किया। चंद्रगुप्त मौर्य की योग्यताएं और उसके द्वारा जिस समय इस शासन को या इस साम्राज्य को स्थापित किया गया, तो यह एक बदलाव का समय था। चंद्रगुप्त की योग्यता, उसने किस प्रकार से शासन किया, किस प्रकार से उसने अपने साम्राज्य को समृद्धता प्रदान की, इस पर हम चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास में एक पहला महान सम्राट था। उसने अपने गुरु एवं अपने मित्र, जिसे विष्णुगुप्त या इतिहास में हम चाणक्य भी कहते हैं, उसकी सहायता से भारत को यूनानियों से मुक्त करवाया और इसके पश्चात साथ ही जो नंदवंशीय
जो घननंद था उसको सिंहासन से उतारकर उससे मगध साम्राज्य उसके द्वारा छीन लिया गया। 305 ईसा पूर्व में सीरिया के जो यूनानी शासक थे सेल्यूकस को उसने पराजित किया और संधि करने के लिए उसने मजबूर भी किया। इस प्रकार यूनानियों से अपने देश को सुरक्षित रखना, मुक्त करवाना और पूर्व का जो साम्राज्य था नंद साम्राज्य, उस नंद साम्राज्य के जो शासक था घनानंद, उसको चाणक्य की सहायता से हराकर और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करना इसकी विशेष उपलब्धि थी। जब 305 ईसा पूर्व में इसने यूनानी शासक सेल्यूकस को हराया तो हराने के बाद में उसे संधि करने के लिए भी इसके द्वारा मजबूर किया गया। और इस संधि के फलस्वरूप क्या शर्तें थी? संधि के अनुसार जो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को एरिया अर्थात हिरात, पेरामिस्ती अर्थात काबुल, आराकोशिया अर्थात कंदहार और जैड्रोशिया अर्थात बलूचिस्तान का जो क्षेत्र था वो 4 प्रांत सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त को दे दिए गए। दूसरी जो संधि की शर्त थी उसमें सेल्यूकस की जो पुत्री थी हेलन से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह संपन्न हुआ। तीसरी जो संधि की शर्त थी उसमें सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज को एक राजदूत के रूप में भेजा। यूनानी के ग्रंथ के संदर्भ में जो मेगास्थनीज की जो इंडिका है, उस इंडिका से हमें तात्कालीन समय की विशद या विभिन्न अवस्थाओं के बारे में रोचक जानकारियां प्राप्त होती है। तो इस प्रकार ये जो तीसरा संधि के स्वरूप जो चंद्रगुप्त को एक उपहार प्राप्त हुआ मेगास्थनीज के रूप में, यह एक विशेष घटना मानी जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को उपहार स्वरूप 500 हाथी भी भेंट किए थे। तो इस प्रकार 305 में जब सेल्यूकस चंद्रगुप्त से हारा और ये संधि करने पर मजबूर हुआ तो ये 4 प्रकार के जो लाभ थे ये चंद्रगुप्त मौर्य को मिले। अब हम चंद्रगुप्त के साम्राज्य और उसका जो विजय अभियान था उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य को स्थापित किया। उसके साम्राज्य में कौन कौन से प्रांत थे, कौन कौन से प्रदेश थे, तो उसने अपने विजय अभियानों से अपने साम्राज्य का विस्तार किया और उसकी कहाँ पर किन किन क्षेत्रों पर उसके द्वारा विजय अभियान किए गए। तो सबसे पहले उसने पंजाब को जीता, अर्थात पंजाब विजय उसकी एक महत्वपूर्ण विजय रही है। इसके अलावा उसने मगध की भी विजय प्राप्त की और उसने मलय केतु के विद्रोह का भी उसके द्वारा दमन किया गया। सेल्यूकस पर उसने 305 ईसा पूर्व में विजय प्राप्त की। पश्चिमी भारत की उसके द्वारा विजय प्राप्त की गई और दक्षिणी भारत में भी उसने विजय अभियान जारी रखकर दक्षिण भारत में भी अपनी विजय पताका लहराई। तो इस प्रकार जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो विजय अभियान था, जो उसका साम्राज्य था, वो काफी विशाल था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इन क्षेत्रों में विजय प्राप्त करने के पश्चात जब हम उसके जीवन की अंतिम स्थिति को देखते हैं तो बौद्ध साहित्य के अनुसार मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 24 वर्ष तक शासन किया और यह जो काल रहा, ये इसके शासन का सबसे सफलतम काल रहा। इसके द्वारा साम्राज्य को अक्षुण्णता प्रदान की गई, उसको स्थायित्व दिया गया और जो एक शासक के दायित्व होते हैं उन सभी दायित्वों का निर्वहन भी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सफलता से किया गया। तो इस प्रकार जो चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 वर्ष तक जो उसको समय मिला उसमें एक सफलतापूर्वक एक सफल शासक के रूप में उसने भारतीय इतिहास को अपनी सेवाएं प्रदान की, जिसका विवरण हम तात्कालीन समय के जो सोर्स है उन सोर्स से हमें इस पीरियड में उसके द्वारा किए गए जो कार्य थे उनके विषय में विभिन्न प्रकार की जानकारियां अवगत करवाते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो बौद्ध साहित्य बताता है कि 24 वर्ष तक उसके द्वारा शासन किया गया। जैन साहित्य के अनुसार जो उसके धर्म के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त होती है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में राजकीय कार्य को बंद कर और उसने अपने पुत्रों को राजकीय कार्य का दायित्व सौंप दिया और जैन धर्म
स्वीकार करके और वो जैन भिक्षु भद्रभाव के साथ में जो मैसूर की ओर गमन कर जाता है और वहीं पर एक सन्यासी रूप में जीवन व्यतीत करते हुए 298 ईसा पूर्व के लगभग उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार 298 ईसा पूर्व में जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है, 24 वर्ष एक सफलतम शासक के रूप में सेवाएं देने या राजकार्य करने के उपरांत उसके द्वारा मौर्य साम्राज्य को जो विशेष सेवाएं दी गई वो भारतीय इतिहास में हमेशा चिरस्थायी रूप से उसकी सेवाएं हमेशा अजर अमर रहेगी, क्योंकि यह पहला भारतीय इतिहास का पहला सफलतम शासक है जिसके द्वारा इतने विशाल साम्राज्य की स्थापना सुसज्जित तरीके से की गई, सफल रूप से की गई। इसीलिए भारतीय इतिहास में इसको एक महान शासक कहा गया है। हम मौर्य साम्राज्य के जो प्रशासन था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उस एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में भी हम बात करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो स्थापित मौर्य साम्राज्य था, इस मौर्य साम्राज्य के सफल संचालन के लिए चंद्रगुप्त ने अपने प्रशासन को किन किन भागों में बांटा, क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई, क्या क्या पद उसके द्वारा बनाए गए और किस प्रकार मौर्य प्रशासन चलता था, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मौर्य जो प्रशासन था, मौर्य प्रशासन 4 भागों में बटा हुआ था। सबसे पहला सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात केंद्रीय प्रशासन, दूसरा प्रांतीय प्रशासन, तीसरा नगर प्रशासन और चौथा ग्रामीण प्रशासन। ये 4 मौर्य प्रशासन के जो भाग थे, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, नगर प्रशासन और ग्राम प्रशासन, संपूर्ण प्रशासन को 4 भागों में विभाजित किया गया था और इन भागों में बांटकर और इनके अलग अलग अधिकारी जो हमें मैगस्थनीज की इंडिका या कौटिल्यकृत जो अर्थशास्त्र है उसमें हमें मौर्य प्रशासन के विविध पक्षों के ऊपर जानकारी प्राप्त होती है। तो जो ये प्रशासन था वो संपूर्ण 4 भागों में बटा हुआ था। केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत अगर हम बात करें राजा की, तो सबसे बड़ा जो पद था वो राजा का होता था। तत्कालीन समय में जो प्रणाली थी, जो शासक की जो प्रणाली थी, वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित थी। राजा संपूर्ण शक्तियों का एक स्रोत था, यानी सभी शक्तियां उसके पास में निहित थी। यद्यपि उसकी शक्तियां और जो उसके अधिकार थे वो असीमित थे, लेकिन फिर भी जो राजा था वो पूर्ण रूप से निरंकुश नहीं था और स्वेच्छाचारिता उसमें नहीं थी। राजा को जो मदद दी जाती थी, जो सहयोग दिया जाता था, उसके लिए एक मंत्री परिषद अर्थात मंत्रिमंडल का गठन भी किया गया था। यह मंत्री राजा को समय समय पर विभिन्न विभागों में कार्यों को बांटकर सलाह देते थे, राय देते थे, मशवरा दिया करते थे। अर्थात मंत्री परिषद जो मौर्य प्रशासन जो था, उस मौर्य प्रशासन का मुख्य आधार था। शासन को संचालित करने में जितने भी जो पद थे, जो विभाग थे, वो विभाग बटे हुए थे और इनका अलग अलग दायित्व इन विभाग के अधिकारियों को सौंपा गया था, जो मंत्री कहलाते थे, जो अपने अपने क्षेत्रों में जो विभाग उनको दिए गए थे उनके कार्यों का पूरा निरीक्षण करते थे और राजा को वो सहायता प्रदान किया करते थे। राजा जो था वो प्रधान सेनापति, प्रधान न्यायाधीश एवं प्रधान दंडाधिकारी होता था। यानी राज्य की संपूर्ण सैन्य व्यवस्था का अगर दायित्व हम कहें तो राजा के पास में वो उसके अधिकार थे। सैन्य विभाग से संबंधित भी, न्याय विभाग से भी जो उसका निर्णय था वो अंतिम और सर्वोच्च माना जाता था और न्याय के रूप में जो दंड देने का अधिकार था वो राजा के पास में सुरक्षित था। यानी संपूर्ण जो दंडाधिकारी का जो पद था या उसके जो अधिकार थे वो राजा के हाथ में निहित थे। इस प्रकार ये जो राजा के दायित्व थे, राजा के जो पद या उसके जो अधिकार थे वो इस प्रकार से थे। हम बात करें राजा को सहयोग देने के लिए जो मंत्री परिषद का गठन किया गया था, यानी राजा की सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई थी। इन मंत्री परिषद में कुल मिलाकर 12 से लेकर 20
तक मंत्री होते थे और मंत्री परिषद के प्रत्येक सदस्य को कार्य के बदले जो वेतन दिया जाता था वो पण के रूप में दिया जाता था, अर्थात 12,000 पण उनको वार्षिक वेतन उनके द्वारा किए गए कार्यों के बदले में दिया जाता था। निर्णय जो था वो बहुमत द्वारा लिए जाते थे, बैठ के गुप्त रूप से आयोजित की जाती थी, जिसमें राजा मंत्रियों के साथ में बैठकर और गुप्त चर्चा करता था। राजा मंत्री परिषद के द्वारा जो लिया गया उनका निर्णय है, उस निर्णय को मानने के लिए वो बाध्य नहीं था। यानी राजा का, देखिए, राजा का जो निर्णय था वो अंतिम था, बाध्यता नहीं थी। यद्यपि जो सहयोग मंत्री परिषद के सदस्य द्वारा राजा को किया जाता था उसमें वो उनकी सलाह को मानता था, लेकिन बाध्यता नहीं थी। इस प्रकार से जो मंत्री परिषद का कार्य और दायित्व इस प्रकार था। केंद्रीय शासन को सुविधा की दृष्टि के अंतर्गत जो उनका अमात्य मंडल था, उस अमात्य मंडल के अंतर्गत कई भागों में केंद्रीय प्रशासन को विभक्त कर दिया गया था, जिनको तीर्थ कहा जाता था। प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होता था जिसको अमात्य कहा जाता था। कुल मिलाकर उस समय 18 अमात्यों की संख्या थी। ये अमात्य कौन कौन से थे? सबसे पहला पुरोहित, दूसरा मंत्री, तीसरा सेनाध्यक्ष, चौथा दंडपाल, पांचवा दोवारिक अर्थात द्वारपाल, नौवा अंतपुर रक्षाधिकारी, 10वां प्रशासक अर्थात कारागार का जो अधिकारी होता था उसको प्रशासक कहा गया है, और 11वां सन्निधात्री अर्थात जो राजकोष का अधिकारी होता था उसको ये कहा गया है। 12वां नायक अर्थात नगर का जो अध्यक्ष था उसको नायक कहा गया है। समाहर्ता अर्थात राज्य की जो संपत्ति थी, आय व्यय का जो विवरण था वो समाहर्ता के पास में रहता था। अगला प्रदेश था। 15वां व्यवहारिक अर्थात प्रधान न्यायाधीश, और 16वां पौर अथवा कोतवाल जो नगर में नियुक्त किए जाते थे। 17वां जो था वो मंत्री मंडल का जो अध्यक्ष था, मंत्री मंडलाध्यक्ष जिसको कहते थे, और 18वां जो था वो कार्मांतिक अर्थात खान एवं कारखानों पर काम करने वाला अधिकारी था। तो इस प्रकार ये जो अमात्य मंडल है वो 18 प्रकार के जो विभाग थे उसमें बटा हुआ था। ये अमात्य मंडल राजा को महत्वपूर्ण सहयोग और सहायता दिया करता था। अगर हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के जो ये रूप हैं, जिसमें राजा, मंत्री परिषद और अमात्य मंडल, जो प्रशासन था, जो साम्राज्य था, वो केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत हम उसका बंटवारा या उसका विभाजन प्रांतीय शासन के अंतर्गत भी देखते हैं। यानी समस्त जो प्रांतीय प्रशासन जो बटा हुआ था उस साम्राज्य को, प्रांतीय प्रशासन के साम्राज्य को 4 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें सबसे पहला पूर्वी प्रांत। पूर्वी प्रांत के अंतर्गत जो आधुनिक उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा का प्रदेश इसमें सम्मिलित था। दूसरा अगर हम बात करें तो प्रांतीय प्रशासन के अंतर्गत जो दूसरा भाग था वो उत्तर पश्चिमी प्रांत था, अर्थात वर्तमान पंजाब, सिंध, कश्मीर, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते थे। तीसरा जो था वो पश्चिमी प्रांत, मालवा, गुजरात, काठियावाड़ तथा राजस्थान प्रदेश के जो क्षेत्र थे वो इसके अंतर्गत आते थे। चौथा प्रांतीय प्रशासन के अंतर्गत जो दक्षिणी प्रांत था, अर्थात दक्षिण का जो भाग था उसके अंतर्गत विंध्याचल पर्वत से लेकर मैसूर तक के प्रदेश उसमें सम्मिलित थे। इस प्रकार ये प्रांतीय प्रशासन बटा हुआ था, जो शासन का दूसरा रूप था। प्रशासन के या शासन के तीसरे रूप के रूप में नगर प्रशासन आता था। यानी नगर में किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, इस पर हम नगर प्रशासन के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। नगर का जो प्रधान था वो नगराध्यक्ष कहलाता था। मैगस्थनीज ने पाटलिपुत्र की जो व्यवस्था का वर्णन किया है अपने ग्रंथ में, इंडिका में, उसके अनुसार जो नगर का प्रशासन है वो 6 महत्वपूर्ण जो समितियां थी, उन समितियों के द्वारा यह नगर का प्रशासन संचालित किया जाता था।
और ये समितियां नगर प्रशासन में कार्य कर और राजा को सहयोग प्रदान किया करती थी। इससे ये जो समितियां थी, ये समितियां नगर में काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ करती थी। ये समितियां कौन कौन सी थी? पहली शिल्पकला समिति, दूसरी वैदेशिक समिति, तीसरी जो थी वो जनसंख्या समिति थी, चौथी वाणिज्य और व्यावसायिक समिति थी, और पांचवी वस्तु निरीक्षक समिति थी, और छठी जो थी वो कर समिति थी। इस प्रकार ये जो 6 समितियां थी, ये समितियां मिलकर नगर प्रशासन का कार्य कर और राजा को सहयोग प्रदान किया करती थी। प्रशासन का जो चौथा रूप था या चौथा भाग जिसमें मौर्य साम्राज्य बटा हुआ था, वो था सबसे इम्पोर्टेंट ग्राम प्रशासन। अर्थात ग्राम जो थी वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। ग्राम का जो शासन है वो इसका जो मुखिया होता था ग्रामिक अथवा ग्रामीणी द्वारा संपूर्ण गांव की जो व्यवस्थाएं थी वो व्यवस्थाएं इसी ग्रामीणी नामक अधिकारी को करनी होती थी। प्रत्येक गांव में एक सरकारी जो कर्मचारी है वो सरकारी कर्मचारी होता था जो ग्राम भोजक के नाम से उसको जाना जाता था। 5 से 10 गांवों की व्यवस्था गोप नामक अधिकारी किया करता था, और गोप नामक अधिकारी के ऊपर स्थानिक होता था जो जनपद के चौथाई भाग का प्रबंध किया करता था। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य में जो ग्राम को प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मानकर जो व्यवस्थाएं वहाँ पर जिन अधिकारियों को नियुक्त कर की जाती थी वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार ये जो ग्राम प्रशासन था ये शासन प्रबंध का चौथा भाग था। अगर हम मौर्य साम्राज्य या मौर्य काल की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, अगर हम उसके ऊपर बात करें भाई किस प्रकार जो राज्य की आय के स्रोत क्या थे, किस प्रकार राज्य की समृद्धता को बनाए रखने के लिए जो प्रशासन द्वारा जो सोर्स राज्य में लागू किए गए थे जिनसे इनकम हुआ करती थी, वो इनकम के स्रोत कौन कौन से थे। तो सबसे पहले जो इनकम का मेन सोर्स था, मुख्य स्रोत था, वो था भूमि कर। भूमि कर जो कर था वो किसानों से खेती के बदले लिया जाता था, और ये है भूमि कर जो था वो उपज का 1/6 भाग अर्थात या 1/4 भाग भी लिया जाता था। तो सबसे महत्वपूर्ण राज्य की आय के स्रोत के रूप में भूमि कर था। आय के अन्य जो साधन थे या अन्य जो कर थे जो राज्य द्वारा लिए जाते थे उसमें सेतु कर, वन कर, पशु कर, सीमा शुल्क, धर्म स्थलों पर कर इत्यादि ये राज्य के अन्य आय के प्रमुख साधन हुआ करते थे। इन सभी संसाधनों से राजकोष में तात्कालीन समय में जो संपन्नता और जो समृद्धता इस काल की देखते हैं तो मौर्य साम्राज्य की समृद्धता का मुख्य आधार ये राजकोष ही था, जिसके बूते पर, जिसके सहयोग से इतने बड़े साम्राज्य का निर्माण करने में मौर्य शासक सफल हो पाए। अगर हम तात्कालीन समय की जो न्याय व्यवस्था जिसको जुडिशियल सिस्टम कहा जाता है, उस न्याय व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या व्यवस्थाएं थी, किस प्रकार के दंडों के लिए किस प्रकार के विधान थे, किस प्रकार के पनिशमेंट दिए जाते थे, उस पर हम बात करेंगे। तो मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में जो राजा था वो दंड के समस्त अधिकार उसके पास सुरक्षित थे, यानी प्रधान दंडाधिकारी का जो अधिकार थे वो राजा के पास में सुरक्षित थे। न्याय व्यवस्था के अंतर्गत जो जनपद संधि अर्थात जनपद संधि एक प्रकार के न्यायालय हुआ करते थे, और इस न्यायालय में 2 गांवों के आपसी झगड़ों का इस न्यायालय के अंतर्गत निर्णय दिया जाता था। यानी न्याय व्यवस्था के अंतर्गत जो ये जनपद संधि का जो न्यायालय है, इसके अंतर्गत 2 गांवों के मध्य जो विवाद होते थे उन विवादों का निपटारा करने का दायित्व जनपद संधि नामक जो न्यायालय थे उनके अंतर्गत था। द्रोणमुख में 400 जो गांव थे, उन गांवों के जो परस्पर विवाद थे उन विवादों का निपटारा करने के लिए यह न्यायालय स्थित था। राजुक
एक अन्य न्यायालय जिसकी कैटेगरी इस प्रकार से मिलती है हमें, राजूक जनपद के न्यायालय का जो था वो न्यायाधीश था। इस प्रकार ये जो न्याय व्यवस्था जहाँ से ग्रामीण स्तर से लेकर और जिस प्रकार जो प्रशासन मौर्य काल में बटा हुआ था, उस संपूर्ण प्रशासन को के अंतर्गत न्याय विधान को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विभिन्न प्रकार के अधिकारियों को या विभिन्न प्रकार के न्यायालयों का गठन किया गया था, जिससे विवादों का निपटारा समय पर हो सके, प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिल सके। ऐसी मौर्य जो साम्राज्य के संस्थापक थे उनकी मंशा थी अपने प्रशासन को लेकर। व्यवहारिक महामात्र जो था वो न्याय व्यवस्था के अंतर्गत नगर का एक न्यायाधीश हुआ करता था, यानी नगर की जितनी भी जो न्यायिक व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं का जिम्मा इस व्यवहारिक नामक जो अधिकारी था उसके पास हुआ करती थी। अगर हम न्यायालय के विस्तृत रूप पर हम बात करें तो न्यायालय उस समय तत्कालीन समय में दो प्रकार के न्यायालय का प्रचलन था। पहला धर्म स्थलीय न्यायालय, अर्थात इसमें दीवानी संबंधी जो विवाद थे उन विवादों का इसमें निर्णय होता था। दूसरा कंटक शोधन न्यायालय, इस न्यायालय में फौजदारी जो मुकदमे थे या फौजदारी प्रकार के जो विवाद थे उन विवादों का निर्णय इस न्यायालय में होता था। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य में मौर्य शासकों द्वारा समृद्ध न्यायिक व्यवस्था को जन्म दिया गया और प्रत्येक में समाज के प्रत्येक वर्ग को न्याय दिया जाता था। न्याय के लिए एक अच्छी विशेषता की अगर हम बात करें या संकेत जो हमें अच्छी व्यवस्था का संकेत न्याय व्यवस्था के विषय में मिलता है तो वो मौर्य काल में हमें देखने को मिलता है। मौर्य प्रशासन या मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो अगला बिंदु है सेना, अर्थात मौर्य साम्राज्य के शासकों की सेना किस प्रकार से थी, तो सेना का कुल 6 भागों में सेना को विभाजित किया गया था और प्रत्येक विभाग का प्रबंध 5-5 सदस्यों की एक समिति बनाकर और उस समिति के हाथ में उनके दायित्व रहते थे। सेना के विभाग को या सेना से संबंधित जो दायित्व हैं वो सेना के जो नौसेना का एक विभाग था, उस नौसेना के विभाग को नवाध्यक्ष कहा जाता था। सेना मौर्य काल में बहुसंख्यक रूप में थी। सेना के स्वरूप में हस्ती सेना, पदाती सेना, घुड़सवारी सेना के रूप में सेना को वर्गीकृत किया गया था। सैनिक जो यातायात विभाग था, यह विभाग युद्ध काल में सैनिकों को युद्ध में जो हथियार है, भोजन है या पशुओं के लिए क्या व्यवस्था की जानी है उसका उत्तरदायित्व सैनिक यातायात विभाग किया करता था। सैनिकों का स्वरूप